हम भारतीय हैं, हमारे ऊपर बॉन्ड थोप दिए जाते हैं, चाहे वह शादी का 7 जन्मों का बॉन्ड हो या फिर नौकरी का 1-2 साल का बॉन्ड हो, हमारे ऊपर बस थोप दिया जाता है। लेकिन एक बात तो है, ये वाला बॉन्ड कुछ खास है, कुछ अलग है। तभी तो इसकी जानकारी सामने आने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो एसबीआई जो लोगों को लंच के बाद आओ कहकर टाल देती थी, वो एसबीआई जो लोगों का कीमती समय बर्बाद करती थी, वही एसबीआई आज सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने अपनी नाक रगड़ रही है। किसने सोचा था कि अंबानी और अडानी का नाम इस लिस्ट में मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा जाए तो भी नहीं दिखेगा। हो सकता है कि अंबानी और अडानी ने कई सारी सेल कंपनी से चंदे का लेन देन किया हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। चाहूं तो सारी उम्र धांधली में कट गई, चाहूं तो सारी उम्र धांधली में कट गई, देखूं तो एक पल में सारा पैसा चुरा लिया। सच्चाई bonds for funding of political parties. इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग न खाता हूं न खाने दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निखिल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का काम की बात के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। जानेंगे किस पार्टी को कितना मुनाफा हुआ। हम लोगों को तो हुआ ही ना, पूरा मोदी जी ही ले गए। तो मैं मुनाफा नहीं हुआ? क्या झूठ बोल रहे हो केजरीवाल जी? 65 करोड़ रुपए किसे मिले हैं? ये अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। 65 करोड़ रुपए मैंने नहीं लिए। मैं अपनी जेब, मेरी जेब देखी है आपने कभी? खाली रहती है, कभी मैं खुद की जेब नहीं फैटा। और आप कह रहे हैं कि मैंने 65 करोड़ रुपए ले लिए। अजी, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। आप उनसे बोलिए ना, आप उनसे बोलिए जो 6000 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए हैं, खा के बैठे हुए हैं। ये पैसा किसका है? आम जनता का है, आम आदमी का है। आम आदमी पार्टी थोड़ा ले ठीक है, चला जाएगा। हमें 1 करोड़ ही दिलवा दो। निकल गई हवा, निकल गई। चलो छोड़ते हैं इन सभी फालतू बातों को, शुरू करते हैं आज की काम की बात बिना किसी देरी के। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा लेने और देने का कैशलेस तरीका है, बोले तो लेन देन का कैजुअल मामला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेट अरुण जेटली द्वारा 2017 में संसद में लाया गया था, लेकिन 2018 में यह संसद से पारित हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के रूप में लाकर पारित कर दिया गया। आप में से कई लोग पूछेंगे कि आखिर ये मनी बिल क्या होता है। तो मनी बिल ऐसे बिल होते हैं जिनको सिर्फ लोकसभा से पारित कराने की जरूरत होती है, राज्यसभा से इनका कोई लेना देना नहीं होता। बीजेपी शायद इस बिल को मनी बिल के रूप में लाई थी क्योंकि उस समय बीजेपी की राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी। हो सकता है इसी चीज को सोचते हुए बीजेपी इस बिल को मनी बिल के रूप में लाई हो। अगर और कोई सा बिल होता तो पहले लोकसभा से पारित होता, फिर राज्यसभा से पारित होता। झंझट ही खत्म करो, इसे सीधा मनी बिल के रूप में ले आओ और पारित कर दो। इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें लेन देन, पैसे का लेन देन किस प्रकार होता है, किस प्रकार चंदे को दिया जाता है और लिया जाता है। कोई भी नागरिक या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा किसी भी पार्टी को दे सकती है, बशर्ते वह नागरिक भारतीय नागरिक हो या फिर वह कंपनी भारतीय कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो। मान लो मैं एक बहुत अमीर आदमी और मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है। मैं अपनी पास वाली एसबीआई ब्रांच जाऊंगा, मैनेजर को बोलूंगा भाई मुझे 10,000 या 1 लाख का बॉन्ड दे दो। उसको 10,000 या 1 लाख रुपए दे दूंगा। जानकारी के लिए बता दूं कि आप बॉन्ड की राशि 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक रख सकते थे। 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। मैं जाता हूं बैंक, मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए का बॉन्ड लिया और अब मैं इस 1 लाख रुपए के बॉन्ड को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता हूं और वह पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को बैंक जाकर अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकती है। उस पूरे पैसे को अगर 15 दिनों के अंदर ट्रांसफर नहीं कराया जाता तो ये पूरा का पूरा पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम में डोनर को पता होता था कि वो किससे बॉन्ड दे रहा है, एसबीआई को पता होता था और पॉलिटिकल पार्टी जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पैसे में कन्वर्ट कर रही है उसे पता होता था। ये पूरा का पूरा सिस्टम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से घिरा हुआ था। मतलब आम जनता को ना तो ये पता होता था कि कौन कितना पैसा दे रहा है, ना आम जनता को ये पता होता था कि किस पार्टी ने कितना पैसा लिया है। मतलब लोगों की राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले अधिकार का हनन हो रहा था सीधे तौर पर। आपने अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है। आप जान चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इससे पैसे का लेन देन किस प्रकार से होता है।
अब जानते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है और क्यों लोग बाग बीजेपी का इसको सबसे बड़ा स्कैम बता रहे हैं। रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ही 2018 में आया, उसी समय कई सारे इंडिविजुअल्स ने, कई सारी संस्थाओं ने इसके खिलाफ याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया। लेकिन जानने की बात यह है, देखने की बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों करेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी को इसका फायदा जो मिल रहा था। साल दर साल बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट को यह समझ आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो संविधान के खिलाफ है, मतलब इस संविधान के पक्ष में नहीं, इस संविधान के विपक्ष में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज वाली बेंच ने 15 जनवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के लेन देन पर रोक लगा दिया पूरी तरीके से। एसबीआई से बोला गया, देखो तुम्हारे पास जितना भी डेटा है, जितनी भी बॉन्ड की जानकारी है, वो पूरी की पूरी पब्लिक कर दो और जल्दी से जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही होगी। एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं सुनता है। अगली हियरिंग होती है महीने भर बाद और एसबीआई ने अभी तक जरा सा डेटा भी पब्लिक नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई कहती है कि माय लॉर्ड, हमें 2 महीने का और समय दिया जाए, जून तक हम लोग पूरा डेटा कंबाइन करके पब्लिश कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई के बहाने समझ नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो हम आम नागरिक नहीं हैं, तुम हमसे नहीं कह सकती कि लंच के बाद आओ, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं। कल तक अगर डेटा पब्लिक नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाएगा, फिर लड़ते रहना अपना मुकदमा। एसबीआई ने इतना सुनकर अगले ही दिन पूरी की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 तारीख को 14 मार्च रात करीब 10 से 11 बजे इस पूरी जानकारी को पब्लिक कर दिया। इस जानकारी में टोटल 2 लिस्ट हैं। एक लिस्ट है डोनर्स की कि किस कंपनी ने कितना बॉन्ड दिया है, और दूसरी लिस्ट में उन पार्टीज के नाम है जिन्होंने चंदा लिया है। लेकिन अभी भी शुरुआती 1 साल का डेटा नहीं है, जिसमें करीब 2500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब बाकी है। आज मंडे है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगा दी है। एसबीआई ने अभी तक अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, उनको पब्लिक नहीं किया है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स वही नंबर हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज में देखने पर एक नंबर शो होता है, और उस नंबर के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना बॉन्ड दिया है। मतलब पूरा मिलान करके डेटा उसी एक नंबर से हमको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाकर कहा है कि जितना हम तुमसे बोलेंगे, क्या तुम उतनी ही जानकारी हमें दोगे? हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित हर एक जानकारी चाहिए। अगर 0.01% जानकारी भी तुम्हारे पास है तो वो तुम पब्लिक कर दो बिना कुछ सोचे समझे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को शाम 5 बजे तक का टाइम एसबीआई को दिया है इस सारे डेटा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने के लिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसी दिक्कत क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया? जानेंगे। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को पब्लिक किया गया, पब्लिक ने कई सारे कैलकुलेशन बिठाने शुरू कर दिए, कई सारे खुलासे करने शुरू कर दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कमाने में टॉप 3 पार्टीज हैं, बीजेपी, टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा पैसा कमाती ही, लेकिन दूसरे नंबर पर टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी। आपने सोचा भी नहीं होगा। ये चीजें दर्शाती है कि जितनी अराजकता बीजेपी ने पूरे देश भर में फैला रखी है, उससे कहीं ज्यादा अराजकता ममता बनर्जी ने अकेले बंगाल में फैला रखी है। उतना भ्रष्टाचार बंगाल में चल रहा है। टॉप 5 कंपनीज जिन्होंने चंदा दिया, उनमें पहले नंबर पे फॉर्च्यून गेमिंग, दूसरे नंबर पे मेगा इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे क्विक सप्लाई चेन, चौथे, 5वें, 6वें नंबर पर हल्दिया, वेदांता और भारती एयरटेल कंपनी स्थित हैं। बात करेंगे इन कंपनीज के बारे में भी कि इन कंपनी ने कैसा क्या गड़बड़ घोटाला किया है। लेकिन एक पैटर्न है जो सबके सामने है और सब देख भी सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज ने बॉन्ड दिए हैं, अगर 30 कंपनीज की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें से 14 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने उनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ने के बाद, ईडी की रेड पड़ने के बाद इन बॉन्ड्स को जारी किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने फिरौती लेने और देने की निंजा टेक्निक समझ रखा है क्या? डोनेशन के बाद इन कंपनीज के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे कम हो गए या फिर खत्म हो गए। जैसे आप कुत्ते को हड्डी देते हैं और कुत्ता आपका वफादार हो जाता है, आपको मालिक समझने लगता है, उसी प्रकार अगर नेताओं को अपनी मुट्ठी में लाना है तो नेताओं के आगे नोटों की गड्डी फेंक दो।
नेता आपके तलवे चाटने लगेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं काटेंगे। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को फिरौती करने की निंजा टेक्निक कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी। अगर ईडी को वसूली भाई कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर नरेंद्र मोदी को क्या कहा जाए नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अति ना हो, बाकी मेरे से अति हो जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अब बात कर लेते हैं उन कंपनीज की जिन्होंने चंदा दिया है, उनके हाल क्या हैं। पहले नंबर पर फॉर्च्यून गेमिंग, लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा इस कंपनी ने चंदा दे रखा है। इस कंपनी के ऊपर कई सारी सरकारों ने आरोप लगाए हैं कि ये कंपनी उनका पैसा खाकर भागी है, लेकिन फिर भी चंदा देकर बढ़िया खुशी से जी रहे हैं ये लोग। दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग, कई सारी कंपनीज को चंदा देने के बाद ईडी और सीबीआई से छुटकारा मिल गया, वहीं मेगा इंजीनियरिंग को चंदा देने के बाद शायद बहुत सारे टेंडर मिलने शुरू हो गए। मेगा इंजीनियरिंग वही कंपनी है जिसकी तारीफ नितिन गडकरी ने संसद में भी करी थी और इसको कई सारे गवर्नमेंट टेंडर दिलाए थे। और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की। और तीसरे नंबर पर है क्विक सप्लाई चेन। इस कंपनी के धागे रिलायंस इंडस्ट्री से जोड़े जा रहे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने सिरे से नकार दिया है कि यह कंपनी हमारी नहीं है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए कमाता है और वो 40 रुपए दान दे दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन क्विक सप्लाई चेन ने ऐसा ही किया है। इसका टर्नओवर 100 करोड़ दिखाया जा रहा है और इसने लगभग 400 करोड़ डोनेट कर दिए। कैसे? पूछने की बात है, सोचने की बात है, लेकिन पूछेंगे नहीं क्योंकि दीजिए हमें घर ले आएंगे। और रुकवा दी पापा, और रुकवा दी पापा। वो एयरटेल कंपनी जो रो रही थी कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम लोग घाटे में जा रहे हैं, उस एयरटेल ने लगभग 250 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए। भाई चवन्नी समझ रखा है क्या 250 करोड़ रुपए को जो आप डोनेट कर दे रहे हैं? यहाँ आम आदमी 251 रुपए का चंदा भी देता है ना, तो पिछली बार का याद करता है कि उस चंदे से कितना प्रसाद उसे मिल गया, और आप 250 करोड़ रुपए घाटे में होने के बावजूद डोनेट कर देते हैं। कैसे? कहां से आता है इतना पैसा? ये हमारी जेब का पैसा है जो आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर रहे हैं। रिचार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। भाई दिल से बुरा लगता है यार। सबसे बड़ी बात, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यह अलाना इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इस पर ईडी का छापा पड़ा और इस पर आरोप लगाया 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का। आरोप लगाने के बाद इसने कई सारा डोनेशन दिया। डोनेशन देने के बाद बस सब चंगा सी, फिर से ये आराम से काम करने लगे। कैसे? सोचिए। अब ये बात पक्की नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, जल्दी ही ये बात पक्की हो जाएगी तो हमारे सामने और भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखकर लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया है। घोटाला इस सेंस में किया है कि पहले तुमने कानून बनाया कि किस प्रकार से घोटाला करना चाहिए, फिर उस कानून के जरिए आपने पैसे छापे, मतलब सबकी नजरों के सामने आपने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखो यार तुमने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया। औरों के ख्यालों की लेते हो तलाशी, औरों के ख्यालों की लेते हो तलाशी और खुद के गिरेबान में झांका नहीं जाता। वाह मोदी जी वाह। वो बीजेपी जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताती थी, आज खुद ही भ्रष्टाचार कर रही है। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, कांग्रेस जो बीजेपी को भ्रष्ट बोल रही है, वो भी तो एक टाइम पे भ्रष्टाचार से लिप्त थी। क्या क्या होता है पॉलिटिक्स में, लूप में फंस जाता है व्यक्ति। हो रही है जी बहुत भयंकर। वाई गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टोरल बॉन्ड, जानेंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि हम देश को काले धन से बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश में लेन देन ना करे। हम चाहते हैं कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को मार्केट में लाए ताकि कोई भी चंदा दे तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे। लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें भी हैं। पहले जो भी कंपनी चंदा देती थी, पहले चेक किया जाता था कि ये कंपनी घाटे में है या फिर मुनाफे में। अगर कंपनी घाटे में है तो उससे चंदा नहीं लिया जाता था। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी कंपनी अगर वो कमा रही है तो भी डोनेट कर सकती है, अगर वो घाटे में है तो भी डोनेशन से इनकार नहीं किया जाएगा। मतलब पैसा कैसे भी आए ले लेंगे। इसलिए कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने छोटी छोटी सेल कंपनीज बनाकर डोनेशन देना शुरू कर दिया। क्विक सप्लाई चेन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है।
क्योंकि क्विक सप्लाई चेन का अगर आप ऑनलाइन देखोगे कि क्या बिजनेस है तो आपको इतना समझ नहीं आएगा कि कैसे इन लोगों ने 450 करोड़ डोनेट कर दिए, जबकि बिजनेस तो इनका कुछ है ही नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में डोनर को पता होता है कि मैं किससे पैसा दे रहा हूं, रिसीवर को पता हो रहा है कि मैं किससे पैसा ले रहा हूं, लेकिन जनता को कुछ पता नहीं होता। ये अच्छी बात भी है इंडस्ट्रीज के लिए और बुरी बात भी है लोगों के लिए। इंडस्ट्रीज का कहना है कि अगर किसी को पता चल गया है कि हमने किसको डोनेट किया है, किस पार्टी को डोनेट किया है, तो हमारे साथ बुरा हो सकता है। मान लीजिए मेरी कंपनी है मध्य प्रदेश में और मैं डोनेट कर देता हूं कांग्रेस पार्टी को और सबको ये बात पता है कि मैंने कांग्रेस पार्टी को डोनेट किया है, तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी कंपनी जो मध्य प्रदेश में, मुझे कोई भी सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा मध्य प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। और मान लो मेरी पार्टी कर्नाटक में है और मैं बीजेपी को बॉन्ड दे देता हूं, पैसा दे देता हूं, तो कांग्रेस वाले मुझसे चिढ़ जाएंगे और मेरी हेल्प करना बंद कर देंगे। ये वाला पॉइंट भी गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि हम लोग इस स्कीम को क्यों लाए थे। ये लोग इतना पैसे का करते क्या हैं, इतने पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, क्या जरूरत इतने पैसे की। तो जरूरत है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यहाँ चुनाव होने बहुत जरूरी है। चुनाव होने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए चंदा। कई बार एमपी एमएलएस को खरीदने के लिए भी चंदे की जरूरत होती है, कई बार चुनावों के टाइम प्रचार करने के लिए जरूरत होती है, चुनावी रैलियों में पेट्रोल डलवाने के लिए जरूरत पड़ती है, कई सारी रैलीज के बाद चुनाव के पहले लोगों को दारू बंटवानी पड़ती है, कपड़ा बंटवाना पड़ता है, और क्या बंटवाते हो, मांस मछली, और पिछली बार तो विदेशी भी बंटवानी पड़ी थी। अच्छा, किताबें नहीं बंटवाते क्या? नहीं। अच्छा, हाँ तो कॉपी किताब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं बंटवाएंगे, बस जुआ खिलवाएंगे, शराब बंटवाएंगे, कपड़े लत्ते भी मुश्किल से बंटवा देते हैं और पेट्रोल तो बंटवाते ही हैं। तो इस सब में पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? चंदे से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को चंदा मिला हो। पहले नंबर पर बीजेपी है जिसको 6,500 करोड़ चंदा मिला है, दूसरे नंबर पर टीएमसी है उसको 1,600 करोड़ चंदा मिला है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसको 1,400 करोड़ मिला है, और इसी लिस्ट को नीचे ले जाओगे तो डीएमके, आम आदमी पार्टी, ये सभी पार्टीज हैं जिनको चंदे मिले हैं। अब जान लेते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या रहा, ट्विटर पर कौन से हैशटैग चलाए गए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा नहीं उठाया गया। राहुल गांधी के 2-4 स्टेटमेंट आए हैं, लेकिन जिस एग्रेशन से इस मुद्दे को उठाना चाहिए उस मुद्दे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही है, क्योंकि पहले ही बताया चोर चोर मौसेरे भाई, फायदा तो सबका हुआ है। लेकिन फिर भी बीजेपी सपोर्टर्स जो भी ट्विटर पर हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखो 6,000 करोड़ अगर हमें मिला है तो पर एमपी के हिसाब से देखा जाए तो 20 करोड़ रुपए पर एमपी होता है, और आप लोगों की पार्टीज में जो भी हैं 27 करोड़ रुपए पर एमपी हो रहा है, कहीं कहीं 100 करोड़ रुपए पर एमपी हो रहा है। हमने तो बहुत कम पैसा कमाया पर एमपी के हिसाब से। लेकिन कई सारे दूसरे लोग भी हैं जो कह रहे हैं आपने 6,000 करोड़ कैसे कमा लिए, आपका कुछ तो फायदा हुआ होगा, आपने गलत तरीके से ईडी का यूज किया है, सीबीआई का यूज किया, आपने कई सारी सरकारी संस्थाओं का यूज किया है अपने खुद के चंदे के लिए। कई सारे हैशटैग भी वायरल हो रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, चंदा चोर मोदी का इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, और भी कई सारे। यारों, एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि बीजेपी ने पाकिस्तानी कंपनी से फंड लिया है और उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ है। सेम आरोप बीजेपी भी लगा रही है अपोजिशन पे कि अपोजिशन ने पाकिस्तानी कंपनी से पैसा लेकर पुलवामा अटैक कराया है। लेकिन वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको चंदा लेना है तो आपका भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है। आपको अगर चंदा किसी कंपनी से लेना हो तो कंपनी का भारतीय कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से हटके एक और न्यूज आपको दे देना चाहता हूं। लेह और लद्दाख में सोनम वांगचुक फिर से अनशन पर बैठे हुए हैं। यह अनशन है आमरण अनशन। बहुत लोग, लगभग 5,000 से भी ज़्यादा जमा हुए एक दिन का अनशन हमारे साथ रखने के लिए, क्योंकि आज रविवार था और भारत के तकरीबन 25 शहरों में छोटे छोटे प्रदर्शन और अनशन हुए। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले 12 से 14 दिन से सोनम वांगचुक इस अनशन पर बैठे हुए हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस पर जरा भी ध्यान नहीं है। और ध्यान क्यों नहीं है आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि मीडिया किसी की गोदी में बैठकर गोदी मीडिया बन चुकी है। थोड़ी मर्यादा रखिए, अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल। मीडिया नहीं चाहती कि आंदोलनों को टीवी पर दिखाया जाए जिससे सरकार की बदनामी हो।
आंदोलनों की देश में क्या स्थिति है, इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ जाना हो आपने नया, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।